गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 13 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 13 से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which theme was adopted for the 68th National Productivity Week 2026 organized by the National Productivity Council? तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का विषय क्या था? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया अपना 68th फाउंडेशन डे 12 फरवरी 2026 को, और जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 से लेकर 18 फरवरी 2026 को अक्रॉस इंडिया। थीम अगर हम देखें तो इस बार की थीम रहेगी, ऑफिशियल थीम रहेगी यहाँ पर क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज, जो कि यहाँ पे एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स in boosting productivity, competitiveness and global readiness of micro, small and medium enterprises. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में एज एन ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट एंड एग्री बिजनेस, क्वालिटी मैनेजमेंट, HR एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल लिंकेज अगर हम इसकी देखें तो NPC इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया यहाँ पे इसका फाउंडिंग मेंबर आ जाता है और करंटली सर्व कर रहा है एज इट्स चेयर। Next question, from which date did the Reserve Bank of India decide that loan given by banks to the National Cooperative Development Corporation for on lending to cooperative societies will be treated as priority sector lending? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहकारी समितियों को पुनः ऋण देने हेतु दिए गए ऋणों को प्राथमिकता श्रेणी ऋण के रूप में मानने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जनवरी 19 2026। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे भारत सरकार के साथ कंसल्टेशन करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ मेजर रिफॉर्म जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स को। पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। लोन जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ऑन नॉन लैंडिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और ये इफेक्ट में आ जाएगा 19 जनवरी 2026 से। ये जो रूल है यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑल बैंक्स को एक्सेप्ट द रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। ये जो मूव है यहाँ पे इसके द्वारा एक्सपेक्ट है कि ये इंक्रीज करेगा हमारा क्रेडिट फ्लो को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और सपोर्ट करेगा रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। NCDC का अगर हम रोल देखें तो NCDC यहाँ पे फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये यहाँ पे प्रमोट करता है कोऑपरेटिव मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। Next question, what is the estimated cost of the 7 new bullet train corridors for which the railway has begun viability assessment in 2026? तो वर्ष 2026 में जिन 7 नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोरों के लिए रेलवे ने व्यवहार्यता आंकलन शुरू किया है उनकी अनुमानित लागत कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 16 ट्रिलियन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएट किया है वायबिलिटी असेसमेंट फॉर 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर स्पैनिंग नियरली 4000 किलोमीटर। ये कॉस्ट जो है इसके लिए प्रोजेक्ट की गई है 16 ट्रिलियन, जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कॉरिडोर जो यहाँ पे प्रपोज किए गए उसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी यहाँ पे जो है वो प्रपोज किए गए हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यहाँ पे डायरेक्ट करेगा और एसिलरेट करेगा प्रेपरेटरी वर्क को, और यहाँ पे अपडेट करेगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कंडक्ट करेगा फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर इसकी हम देखें तो इसके द्वारा यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा ट्रैवल टाइम को और प्रमोट किया जाएगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और जनरेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जो है एनहांसमेंट मिलेगी हमारे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इन द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वैन डेर बीक
best known for his role in Dawson's Creek, passed away in February 2026 at the age of 48. What was the cause of his death? तो डॉसन क्रीक ने अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध जेम्स वैन डेर बीक फरवरी 2026 में 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी मृत्यु का क्या कारण रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेज 3 कोलोरेक्टल कैंसर। तो भी एक्टर हैं ये जेम्स वैन डीर बीक, हॉलीवुड एक्टर ये आ जाएंगे और स्टार ये रहे थे डॉसन क्रीक। उनकी यहाँ पे 11 फरवरी 2026 को डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 48। उनकी जो डेथ है उसका कॉज यहाँ पे बताया जा रहा है स्टेज 3 कोलोरेक्टल कैंसर से वो जूझ रहे थे 2024 से। Next question, Four Stars of Destiny, an autobiography is authored by which former chief of the Indian Army? तो Four Stars of Destiny, an autobiography किस पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। सो बुक का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। ऑथर इसके रहेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, द 28th चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इसमें यहाँ पे जर्नी बताई गई है उनके चाइल्डहुड से लेकर टू बिकमिंग आर्मी चीफ, और इसमें जो है यहाँ पे बताया गया है मिलिट्री लीडरशिप, ऑपरेशंस एंड लाइफ लेसन्स, और एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे ट्रांजिशन एंड एथोस ऑफ एन इंडियन आर्मी, और डिस्कस किए गए हैं चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विंग द नेशन। Next question, cyclone Gizani made landfall in which city of Madagascar in February 2026 causing widespread destruction and displacement? तो फरवरी 2026 में चक्रवात गिजानी ने मेडागास्कर के किस शहर में भूमि पर प्रवेश किया जिससे व्यापक विनाश और विस्थापन हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टोआमासीना। टोआमासीना। तो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी स्ट्रक मेडागास्कर इन फरवरी 2026। लैंडफॉल अगर हम इसका देखें तो ये लैंडफॉल कर रहा है यहाँ पे ईस्टर्न पोर्ट सिटी ऑफ टोआमासीना, मेडागास्कर्स मेन पोर्ट। साइक्लोन गिरजानी ने यहाँ पे स्ट्रक किया था जस्ट अ वीक आफ्टर द साइक्लोन फाइटिया वर्जनिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मेडागास्कर यहाँ पे हाईली वल्नरेबल हो जाता है टू फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियंस। Next question, in 2026 India observed which birth anniversary of स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर एस माज? तो अभी वर्ष 2026 में भारत ने आर एस माज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 202nd एनिवर्सरी। तो अभी 12 फरवरी 2026 को इंडिया में ऑब्जर्व की गई 202वीं बर्थ एनिवर्सरी स्वामी दयानंद सरस्वती की। उनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 में हुआ था। फाउंडर वो आ जाएंगे आर्य समाज के। 1875 में उन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज को, जिन और उनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया वैदिक टीचिंग, वुमेन्स एजुकेशन, ऑपोजिशन टू सोशल एवल्स एंड संस्कृत लर्निंग। और अगर हम बात करें तो उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्वराज का यूज़ किया था 1876 में, और यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो है वो स्लोगन दिया गया था इंडिया फॉर इंडियंस। इनके द्वारा यहाँ पे कई लीडर इंस्पायर किए गए थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आ जाते हैं। बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है यहाँ पे स्वराज को पॉपुलराइज किया गया था एज अ स्वराज माई बर्थ राइट। Next question, Adani Power has formed which subsidiary to enter India's nuclear energy sector in 2026? तो अदानी पावर ने वर्ष 2026 में भारत के परमाणु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किस सहायक कंपनी का गठन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। तो अभी फरवरी 2026 में अदानी पावर ने अनाउंस किया है फाउंडेशन ऑफ अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, मेकिंग वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एंट्रीज इनटू इंडियाज न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री। फोकस यहाँ पे अगर देखें तो सब्सिडरी जो है यहाँ पे हैंडल करेगी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ओपन कर रही है न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ऑब्जेक्टिव इसके क्या रहेंगे? तो यहाँ पे ये पूरी करेगा हमारी जो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, रिड्यूस किया जाएगा इसके द्वारा कार्बन इमिशन को, और एक्सपेंड किया जा रहा है क्लीन एनर्जी कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। करंट न्यूक्लियर लैंडस्केप अगर हम इंडिया का देखें तो न्यूक्लियर पावर इंडिया में यहाँ पे लार्जली जो है कंट्रोल की जाती है बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी 8.8 गीगावाट, ऑल मैनेज बाय NPCIL। प्राइवेट इंटरेस्ट अगर हम देखें तो अदानी पावर्स का ये जो मूव है ये फॉलो किया जा रहा है इनके द्वारा, टाटा पावर्स इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। एंट्री जो है प्राइवेट यूटिलिटीज़ की यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि इनके द्वारा यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और कैपेसिटी एक्सपेंशन। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या रहेगी? तो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्टेबल लो
कार्बन बेस्ड लोड पावर, और ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स जिसमें कि सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पे आ जाते हैं, ensuring grid stability. Next question, which district was selected as a pilot district under the world's largest grain storage plan in cooperative sector? तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत किस जिले को पायलट जिला चुना गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बालाघाट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा डिसेंट्रलाइज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। पायलट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट की गई है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पायलट प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पे जो है वो 500 मेट्रिक टन गोडाउन जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है एट द बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी मर्यादित परसवाड़ा इन बालाघाट। इसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2024 को। ये जो गोडाउन है इसको जो है हायर किया गया है बाय द मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन। स्कीम कन्वर्जेंसेज यहाँ पे रहेगी इम्प्लीमेंटेड एट द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज लेवल बाय इंटीग्रेटिंग स्कीम्स, जिसमें कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाती है। Next question, according to the Stanford University's Global AI Vibrancy Tool 2025, what is India's global rank in AI vibrancy? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 के अनुसार AI वाइब्रेंसी में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड। तो इंडिया जो यहाँ पे इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट किए जा रहे हैं जॉब्स और स्ट्रेंथन किया जा रहा है हमारे इनोवेशन को। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025, इंडिया यहाँ पे थर्ड रैंक पर रहा है ग्लोबली बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, मार्किंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 7th पोजिशन इन 2023। अदर इंडिकेटर्स अगर हम देखें इंडिया की AI रेडीनेस से उसमें इंक्लूडेड है IMF's AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2025। इंडिया ने इसमें स्कोर किया 49.3 अबव द इमर्जिंग मार्केट एवरेज, और ऑक्सफोर्ड गवर्नमेंट AI रेडीनेस इंडेक्स 2025 इंडिया यहाँ पे जो है वो 27th रैंक पे रहा है 2025 में। AI मार्केट ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपेंड हुई है फ्रॉम $2.97 बिलियन इन 2020 to $7.63 बिलियन इन 2024। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया $131.31 बिलियन बाय 2023 एट द CAGR ऑफ 42.2%। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे की रोल प्ले किया गया है। AI रिलेटेड जॉब यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग की जा रही है इन साउथ एशिया, जो है वो डबल रही है 2023 से लेकर 2025, और इसके अलावा इंडिया यहाँ पे लीड करा है ग्लोबली इन AI टैलेंट हायरिंग विद अप्रॉक्सीमेट 33% एनुअल हायरिंग रेट। AI यहाँ पे रोल ऑफर कर रहा है 28% वेज प्रीमियम कंपेयर टू द रेगुलर जॉब्स। Next question, according to the State Bank of India report 2026, what percentage of India's agriculture export to the United States will now enjoy zero tariff access? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत कृषि निर्यात अब अमेरिका में शून्य शुल्क के तहत होंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 75%। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो दी है जिसमें हाईलाइट किया गया है नियरली 75% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू द US विल नाउ इंजॉय जीरो टैरिफ एक्सेस सिग्निफिकेंटली, जो कि यहाँ पे बूस्ट करेगा इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन द अमेरिकन मार्केट। की बेनिफिशियरी सेक्टर अगर हम देखें तो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे इसमें राइस आ जाएगा, जिसमें इंडिया ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है नियरली 24.7% ऑफ US राइस इंपोर्ट, और जीरो टैरिफ जो यहाँ पे फर्दर बेनिफिट करेगा इंडियन फार्मर्स को। फिशरी सेक्टर्स यहाँ पे आ जाता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है $1.8 बिलियन वर्थ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स टू द US। टैरिफ रिडक्शन जो है यहाँ पे इम्प्रूव करेगी एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स को, और इसके अलावा टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस में इंडिया एक्सपोर्ट करता है $396
26 मिलियन, जो कि यहाँ पे जो विल गेन फ्रॉम द टैरिफ फ्री एक्सेस, सपोर्ट करेगा यहाँ पे प्लांटेशन इकोनॉमीज को। ओवरऑल ट्रेड पोजीशन की अगर हम बात करें तो टोटल यूएस एग्रीकल्चर इंपोर्ट यहाँ पे रहेगा $81.95 बिलियन, और इंपोर्ट फ्रॉम अगर हम इंडिया से अगर हम इंपोर्ट देखें तो इंडिया यहाँ से इंपोर्ट करता है $2.89 बिलियन। इंडिया का शेयर यहाँ पे 3.5% आ जाता है। Next question, the Indian Air Force conducted its first international air exercise of 2026 with which country's Air Force near the Strait of Malacca? तो भारतीय वायुसेना ने 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास मलक्का जल जलमड्डू मध्य के रूप में किस देश की वायुसेना के साथ किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज थाईलैंड। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे कंडक्ट किया है अपना फर्स्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज 2026 का विद द रॉयल थाई एयरफोर्स नियर द स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली वाइटल मैरीटाइम चौक पॉइंट यहाँ पे रहता है, जो कि यहाँ पे कैरी करता है नियरली 1/4 ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ट्रेड एंड अ मेजर शेयर ऑफ ऑयल एंड LNG शिपमेंट। ये एक्सरसाइज यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेगी in the Indo-Thai Defense Cooperation and Indo-Pacific Strategic Security Engagement। एक्सरसाइज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये चलेगी। इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI फाइटर्स, AWACS, AEWANC एयरक्राफ्ट एंड IL-78 रिफ्यूलर, वाइल RTAF डिप्लॉयड ग्राइपन CNG फाइटर्स। ऑपरेशन जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार बेस एंड थाई एयर बेसिस। फोकस एरिया इसमें एडवांस एरियल कॉम्बैट मैनोवर्स, लॉन्ग रेंज मिशंस, मिड एयर रिफ्यूलिंग, सर्विलेंस, इंटीग्रेशन और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यहाँ पे रखा गया है। Next question, the Defense Acquisition Council has cleared a proposal to procure how many Rafale fighter jets from Dassault Aviation? तो अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दास एविएशन से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 114। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कि चेयर किया जा रहा था बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ने यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड कर दी है, इनिशियल अप्रूवल दे दिया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 राफेल मल्टी-रोलर फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम दसॉल्ट एविएशन। एस्टिमेटेड डील वैल्यू यहाँ पे रहेगी रुपीज़ 3.25 लाख करोड़, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल इन इंडियाज हिस्ट्री। ये जो डील है इंक्लूड इसमें रहेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्लांट प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियनाइजेशन वेपन सिस्टम, रडार एंड एम्यूनिशन। प्रपोजल जो है यहाँ पे इसको अर्लियर अप्रूवल यहाँ पे दिया जा चुका है फ्रॉम द डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड, और फाइनेंस क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बिफोर साइनिंग। ये जो यहाँ पे अप्रूवल जो है यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन्स विजिट टू इंडिया, जो कि 17 फरवरी को इंडिया को विजिट करेंगे, हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथनिंग इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन। Next question, under the White Revolution 2.0 initiative, what is the target for dairy milk procurement by dairy cooperatives by 2028-29? तो श्वेत क्रांति 2.0 के पहल के तहत 2028-29 के तहत डेयरी सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन दूध संग्रहण का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1007 लाख किलोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है वाइट रेवोल्यूशन 2.0 कोऑपरेटिव लेड इनिशिएटिव अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये जो प्रोग्राम है इसका एम है यहाँ पे इंक्रीज करना प्रोक्योरमेंट बाय 50% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और रेज करना यहाँ पे डेली प्रोक्योरमेंट टू 1007 लाख kg बाय 2028-2029। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे इसको फंड किया जा रहा है अंडर द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0। अराउंड 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव्स जो यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएगी इन अनकवर्ड विलेजेस एंड पंचायत्स। 46,422 एग्जिस्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन की जाएगी टू इम्प्रूव मार्केट लिंकेजेस एंड फार्मर इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड रहेगा ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट, बल्क मिल्क कूलर्स एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इंडिया की, तो नियरली 70% ऑफ इंडियाज डेयरी वर्कफोर्स से कंप्राइज करता है वुमेन्स को, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे एम्फेसाइज क्या कर रहा है, वुमेन लेड कोऑपरेटिव फॉर एम्पावरमेंट। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की पोजीशन एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और जनरेट किया जाएगा रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एनहांस किया जाएगा फार्मर इनकम को।
Next question, the recently re-identified copper artifact from ancient Egypt, originally catalogued as an all, is now believed to be which tool? तो प्राचीन मिस्र से हाल ही में पुनः पहचाना गया तांबे का अवशेष जिसे पहले एक छेदक माना गया था, अब किस उपकरण के रूप में माना जा रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बो ड्रिल। सो एक स्मॉल कॉपर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सकेवेट किया गया है इजिप्ट से ओवर ए सेंचुरी एगो, और ये यहाँ पे जो है रीशेप कर रहा है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी अर्ली इजिप्टियन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। इनिशियली इसको जो है वो 1920 के दौरान सिंपली ऑल कैटेगरी में रखा गया था। फ्रेश माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जिसको लीड किया गया था बाय डॉक्टर मार्टिन ओडलर, न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी, रिवील्ड वेयर मार्क्स कंसिस्टेंट विद द रोटेशनल मूवमेंट। 6 coils of fragile leather thong attached to the tool suggest it function as a bow drill। bow drill का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये वर्क करता है बाय रैपिंग अ कोड अराउंड द शाफ्ट, मूविंग द थ्रो बैक एंड फोर्थ, प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूस स्पिनिंग मोशंस, और जिसके अलावा जो यहाँ पे फास्टर और मोर कंट्रोल ड्रिलिंग रहती है एज कम्पेयर टू द सिंपल हैंड प्रेशर। Next question, which organization has developed Goa's first biodiversity and culture feature map highlighting 48 commonly found species and traditional art forms? तो गोवा का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र जिसमें 48 सामान्य प्रजातियों और पारंपरिक कला रूप शामिल है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज WWF इंडिया। तो गोवा ने यहाँ पे अनवील किया है इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर फीचर मैप, जिसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा, और इसको जो है डिज़ाइन किया गया एज अ चाइल्ड फ्रेंडली विजुअल गाइड। ये जो मैप है इसमें हाईलाइट किया गया 48 कॉमनली फाउंड स्पीशीज़ को, जिसमें बर्ड, मैमल, रेप्टाइल्स, मेराइन एनिमल्स, मैनग्रूव्स, इंसेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया इसको विद द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ गोवा। ये जो मैप है इसको रिलीज़ किया जाएगा एट द गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल, और यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्कूल्स इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट्स। ये यहाँ पे अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और यहाँ पे एम्फेसाइज करता है एक्सपेरिमेंटल एंड वोकेशनल लर्निंग। Around 450 teachers in government and aided schools are being trained to use the map as a classroom aid. Next question, the Chang Crandall Humanitarian Award 2026 has been conferred upon which doctors from Puducherry for their outstanding service in combating cataract blindness? तो Chang Crandall ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 पुडुचेरी के किन डॉक्टरों को मोतियाबिंद अंधत्व से लड़ने में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, that is Dr. Hari Priya Arvind and Dr. R. Venkatesh. So two senior ophthalmologist है पुडुचेरीज अरविंद आई केयर सिस्टम। डॉक्टर हरि प्रिया अरविंद चीफ ऑफ कैटरेक्ट एंड इंट्राओक्यूलर लेंस सर्विसेज, एंड डॉक्टर आर वेंकटेश चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है फॉर द चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2017 में बाय द ASCR फाउंडेशन थ्रू एन एंडोवमेंट बाय डेविड एंड विक्टोरिया चांग। ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन इन द कैटरेक्ट केयर। अवार्ड में यहाँ पे जो है वो ग्रांट किया जाता है $1 लाख विच द रेसिपिएंट हैव चूजन टू डोनेट टू द। और ये जो अवार्ड है इसको जो रेसिपिएंट रहेंगे इन्होंने जो है इसको जो है ये डोनेट करेंगे अरविंद आई केयर सिस्टम टू स्ट्रेंथन द नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव। अवार्ड सेरेमनी जो है वो आयोजित की जाएगी एट द ASCRS फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन DC ऑन April 11, 2026। Next question, NATO has recently launched which initiative to coordinate Arctic military exercise amid rising tensions and strategic competition in the high north? तो नाटो ने हाल ही में उच्च उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच आर्कटिक सैन्य अभ्यासों के समन्वय के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्कटिक सेंट्री। सो नाटो ने यहाँ पे अनवील किया है आर्कटिक सेंट्री, जो कि एक न्यू कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आर्कटिक रीजन में। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे
ये अम्ब्रेला मैकेनिज्म यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एग्जिस्टिंग नेशनल ड्रिल्स, जिसमें कि डेनमार्क आर्कटिक इंड्योरेंस एंड नॉर्वेज कोल्ड रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे अंडर अ कॉमन नाटो फ्रेमवर्क। यहाँ पे इसको ओवरसीन किया जाएगा बाय नाटोज जॉइंट फोर्स कमांड इन नॉरफोक वर्जीनिया। नाटो की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1949 में, और करंटली इसके 32 मेंबर्स आ जाते हैं। 7 नाटो एलीज जो है यहाँ पे टेरिटरी यहाँ पे रखते हैं विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ सी आइस, और यहाँ पे जो है न्यू मैरीटाइम रूट्स इसके द्वारा ओपन किए जा रहे हैं, और एक्सेस टू अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। Next question, Indonesia has announced plan to deploy how many troops to Gaza as part of a proposed UN-backed multinational peacekeeping mission। तो अभी इंडोनेशिया ने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र समर्थित बहुराष्ट्रीय शांति मिशन के तहत गाजा में कितने सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 8,000। तो अभी इंडोनेशिया जो यहाँ पे डिप्लॉय करेगा 8,000 सोल्जर्स टू द गाजा स्ट्रिप एज पार्ट ऑफ प्रपोज यूएन नेशंस बैक्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। ये जो फोर्स है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है टू टोटल expected to total nearly 20,000 troops with Indonesia contributing the largest contingent। ये जो प्लान है, ये प्लान लाया गया है अंडर द यूएन अप्रूव फ्रेमवर्क, इसको लाया जा रहा है, जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इसको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बाय बोर्ड ऑफ पीस, जिसको की मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल की गई है February 19, 2026 को। इंडोनेशिया के जो आर्मी चीफ है जनरल मुरली सिमानजुतांग, उन्होंने कंफर्म किया है दैट द ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बिगन। इंडोनेशिया जो ट्रूप रहेंगे वो यहाँ पे फोकस करेंगे मेडिकल असिस्टेंस एंड इंजीनियरिंग सपोर्ट, नॉट कॉम्बैक्ट रोल्स, रिफ्लेक्ट करता है जो कि यहाँ पे जकार्ता का जो रोल रहता है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में। रिपोर्ट जो है यहाँ पे अबाउट डिप्लॉयमेंट इन राफा और खान यूनिस आर प्रीमेच्योर। फाइनल जोन विल बी डिसाइडेड आफ्टर द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। Other countries में यहाँ पे like Pakistan and Turkey are also considering contributions. Turkey has clarified its force would serve only in the peacekeeping role, not disarmament operations. Next question, the World Radio Day Conclave 2026 organized by Akashvani Raipur is being held with which theme? तो आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन 2026 किस थीम के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑल इंडिया रेडियो रायपुर जो यहाँ पे होस्ट कर रहा है वर्ल्ड रेडियो कॉन्क्लेव 2026 13 फरवरी को एट होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर। जो इवेंट है इसकी जो थीम है यहाँ पे आ जाएगी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन कोलेबोरेशन विद यूनेस्को। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है 13 फरवरी को, जिसमें कि यहाँ पे कममेमोरेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेडियो इन 1946। यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसने यहाँ पे प्रोक्लेम किया था इस डे को 2011 में, और द यूएन जनरल असेंबली एडॉप्टेड इट इन 2012 एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस। Next question, exercise Vayu Shakti 2026 of the Indian Air Force will be launched at which location on 27 February 2026। तो भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास 23 फरवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कंडक्ट कर रही है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 27 फरवरी 2026 को पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज इन जैसलमेर राजस्थान। लार्ज स्केल जो यहाँ पे फायर पावर डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, वन ऑफ इंडियन एयरफोर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन शोकेस हाईलाइटिंग इट्स रेडीनेस एज द नेशंस फर्स्ट फास्टेस्ट एंड फ्यूएस्ट रिस्पॉन्डर। एक्सरसाइज में यहाँ पे फीचर किए जाएंगे फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फाइटर ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स। फ्रंट लाइन कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में यहाँ पे तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई M30, MKI, मिग 29 हॉक यहाँ पे आ जाते हैं। स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एयरलिफ्ट में C-130J, C-295 एंड C-70 यहाँ पे आ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर इसका देखें हम तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का जो एयर पावर प्रोजेक्शन और री करेगा हमारा आत्मनिर्भर भारत बाय शोकेसिंग इंडिजिनियस सिस्टम लाइक आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Human Capability Initiative Conference 2026 will be hosted by Saudi Arabia in Riyadh under which theme? तो मानव क्षमता पहल सम्मेलन 2026 सऊदी अरब द्वारा रियाद में किस विषय के तहत आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमन कोड। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है थर्ड एडिशन ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026 और इसको शेड्यूल किया गया है 3 to 4 मई 2026 इन रियाद। थीम इसकी आ जाएगी ह्यूमन कोड, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉन्फ्रेंस जो है ये इसको जो आयोजित किया जाएगा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हु चेयर्स द ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है एज द कंट्री ऑफ ऑनर, जो कि हाईलाइट करता है यहाँ पे बायलेटरल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोलेबोरेशन। HCI 2026 यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड है टू होस्ट 15,000 पार्टिसिपेंट एंड 250 प्लस स्पीकर्स इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड थिंक टैंक्स। ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पे पार्ट रहेगा सऊदी अरेबियाज विजन 2030, जिसका एम है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना इकोनॉमी और बिल्ड करना नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। Next question, according to government data presented in parliament, by what percentage has the number of Indian students going abroad for higher education declined between 2023-25 to 2023 and 2025? तो संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से लेकर 2025 के बीच में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत घट गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 31%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है राज्यसभा में डाटा, जो कि शो करता है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अब्रॉड जाते हैं उसमें यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है बाय 31% बिटवीन 2023 एंड 2025। 2023 की अगर हम बात करें तो 9.08 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड गए थे हायर एजुकेशन के लिए। 2024 में ये ड्रॉप इसमें देखा गया था एंड 7.7 लाख स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अब्रॉड गए थे फॉर हायर एजुकेशन। 2025 में यहाँ पे फर्दर डिक्लाइन देखा गया टू 6.26 लाख। टोटल यहाँ पे रिडक्शन 2.82 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा गया है ओवर 2 इयर्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है 31% फॉल। फैक्टर यहाँ पे क्या रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग, जो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिक्लाइन को? तो इसमें राइजिंग ट्यूशन फीस एंड करेंसी फ्लक्चुएशन और स्ट्रिक्टर वीज़ा रेजिम यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रीज़ में। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन और मेजर यहाँ पे रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया। 14 इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एंड 5 क्लियर फॉर गिफ्ट सिटी गुजरात। ये जो डोमेस्टिक रिफॉर्म है इसको लाया जा रहा है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो कि यहाँ पे इंक्लूड इसमें रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, एसेलरेशन इम्प्रूवमेंट्स, एक्रीडेशन इम्प्रूवमेंट्स एंड डिजिटल एजुकेशन एक्सपेंशन। Next question, Bangladesh began voting in its 13th parliamentary election in February 2026, the first national poll since the ouster of which former Prime Minister in August 2024। तो बांग्लादेश ने फरवरी 2026 में अपनी 13वीं संसदीय प्रक्रिया शुरू की है, जो अगस्त 2024 में किस पूर्व प्रधानमंत्री के पदच्युत होने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शेख हसीना। तो अभी बांग्लादेश ने आयोजित किया यहाँ पे अपना 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को, मार्किंग द फर्स्ट नेशनल पोल सिंस द आउटस्टर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन अगस्त 2024। उनका जो यहाँ पे रिमूवल था उसमें जो है मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखा गया था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।